हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर टर्की की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जो नीतियां हैं टर्की की तरफ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सॉफ्ट थे टर्की की तरफ, एर्दोवान की तरफ। एर्दोवान ने बहुत सारे अजीबोगरीब काम किए ट्रंप के टेन्योर में। ट्रंप ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ट्रंप ने देखो दोस्ती इस हद तक निभाई कि जब S-400 टर्की ने परचेज किया और इस इशू को लेकर यूएस को सैंक्शंस लगाने ही थे टर्की पर, ट्रंप ने अपने आखिरी कुछ दिनों में बहुत ही सॉफ्ट और हार्मलेस से सैंक्शंस टर्की पे लगा दिए ताकि बाइडन जब पावर में आए ये बहुत ज़्यादा कठोर सैंक्शंस इंपोज ना कर पाए। मगर बाइडन ने हार यहाँ पे नहीं मानी है। बाइडन काफ़ी हद तक गुस्सा है टर्की पर S-400 की परचेज को लेकर और भी बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, और ये चाहते हैं कि ये टर्की को पनिश करे, दंडित करे। मैं आपको ये बता दूं कि दो देश हैं, रशिया और टर्की। इनके लिए आने वाले 4 साल बहुत ही कठिन होने वाले हैं प्रेसिडेंट बाइडन के अंडर। अब हाल ही में आप अगर देखो तो जो बाइडन ने लिटरली एक शॉक दिया है टर्की को। सडनली इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है अर्मेनियन जेनोसाइड को। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को लेकर ना सिर्फ टर्की की सरकार, टर्की का आम नागरिक भी काफ़ी हद तक गुस्सा है कि कैसे यूएस यहाँ पे आरोप लगा सकता है टर्की पर कि टर्की के लोगों ने, एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर ने आज से कई साल पहले लाखों अर्मेनियंस को सिस्टमैटिकली मारा था। मगर अभी के लिए यूएसए ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है अर्मेनियन जेनोसाइड को। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है। टर्की काफ़ी हद तक गुस्सा है इस इशू को लेकर। इन्होंने यूएस के एम्बेसडर को हाल ही में कॉल किया है, प्रोटेस्ट किया है। पॉसिबिलिटी है कि यूएस टर्की के रिलेशंस आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी हद तक खराब भी हो जाए इस मूव की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में जो बाइडन ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न डे टर्की है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका मैप है, यहाँ पे कैपिटल है जिसकी अंकारा। यहाँ पर लोग जो रहते हैं इनके पूर्वजों ने आज से कई साल पहले 1915 से लेकर 1917 के बीच में जो अर्मेनियन ज्यूज और क्रिश्चियन से, प्राइमरली अर्मेनियन क्रिश्चियंस, इनका जेनोसाइड किया और ओवरऑल ऑटोमन एम्पायर से 90% इनकी पॉपुलेशन मिटा दी। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं अच्छा अर्मेनियन क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हुआ था, ये बात यूएस अब मानता है। यूएस के अलावा क्या कोई और देश भी है इसको जो मानता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल बहुत से देश हैं। ऑलमोस्ट पूरा यूरोप मानता है कि टर्की ने अर्मेनियन क्रिश्चियंस को मारा था। रशिया इस बात को मानता है, कनाडा मानता है, ऑलमोस्ट सारा लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया की आप अगर बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे कोई भी देश मानता नहीं है अर्मेनियन जेनोसाइड को। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अभी आपको बताऊँगा कि अर्मेनियन जेनोसाइड क्या थी, मगर पूरी वीडियो देखने के बाद ये आंसर करना कि क्या भारत को भी यूएस की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए अर्मेनियन जेनोसाइड को? लिखेगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि अगर यूएस ने ये जो जेनोसाइड है इसको रिकॉग्नाइज कर भी लिया तो इससे क्या होगा? क्या टर्की पे कुछ सैंक्शंस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी? तो इसका आंसर है देखिए, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर टर्की की बस बेइज्जती होगी, उनको एम्बैरेस किया यूएसए ने। और जो यूएस में बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स है, जो इनका स्कूल का सिलेबस है, वहाँ पे प्रॉपरली चैप्टर ऐड किए जाएंगे इस बात को लेकर कि किस तरीके से अर्मेनियन क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हुआ था इन दी ऑटोमन एम्पायर। इस सब के अलावा आप अगर देखें तो हाँ बिल्कुल टर्की पे कुछ प्रेशर यहाँ पे ऐड होगा कि टर्की भी यहाँ पर एक्सेप्ट करे इस जेनोसाइड को और ओपनली अर्मेनियन क्रिश्चियन से माफ़ी मांगे, मगर वो होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। ये जो मूव है बाय जो बाइडन, ये प्राइमरली हर्ट करेगा टर्की की इमेज को। अब यहाँ पे आपको ब्रीफली बता भी देता हूँ कि एक्चुअली इशू क्या है, क्या आरोप यहाँ पर लग रहा है टर्की पर। ना आप सबने काफ़ी बार नाम सुना होगा ऑटोमन एम्पायर का। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका एग्जिस्टेंस था फ्रॉम 1453। जी हाँ, बहुत ही पुराना ये एम्पायर है। 1453 में इसकी शुरुआत हुई और 1922 में इसका अंत हो गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये एम्पायर था, इसका केंद्र, मेन जो इसका सेंटर पॉइंट था, ये था मॉडर्न डे टर्की। यहाँ से मेन इनकी गवर्नेंस होती थी और आसपास बहुत सारी टेरिटरी इन्होंने एक बार को कैप्चर कर ली थी। नाउ ऑटोमन एम्पायर प्राइमरली था एक मुस्लिम मेजॉरिटी एम्पायर, मगर यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते थे, ज्यूज भी रहते थे। नाउ ऑटोमन एम्पायर का जो मिलिट सिस्टम था, मतलब कि पर्सनल लॉ सिस्टम, जिस तरीके से गवर्न करते हैं अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, उसमें ये कहते थे कि जो इनके देश में क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, ये है दिम्मी, मतलब कि ये है प्रोटेक्टेड अंडर द ऑटोमन लॉ। प्रोटेक्टेड किस लिए? क्योंकि इन लोगों पे लगता है एक्स्ट्रा टैक्स, जिजिया। भारत में भी हमको पता है कि जो मुस्लिम रूलर्स है, इन्होंने 11वीं सेंचुरी से जो इंडिया में हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन पे लगाया था जिजिया। ये खास टाइप का टैक्स था फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो हमेशा से आप कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस और ज्यूज को ये अलग देखते थे। मगर इससे ऑटोमन एम्पायर में जो क्रिश्चियंस थे, ऐसा नहीं था कि ये दब गए, उल्टा ये एक्चुअली और ज़्यादा स्ट्रांग बन गए।
क्रिश्चियंस ऑटोमन एम्पायर में बहुत कम थे परसेंटेज के हिसाब से, मगर इनके पास सबसे बेहतरीन नौकरियां थी, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इनके पास वेल्थ सबसे ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से ज्यूज थे जर्मनी में एक टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस, उनके पास वेल्थ थी, ऑलमोस्ट सेम टाइप की पावर एंजॉय कर रहे थे क्रिश्चियंस इन दी ऑटोमन एम्पायर जिजिया के बावजूद। नाउ फिर हम आते हैं 1914 में। 1914 में आपको पता होगा शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी, इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन के अंत में 1918 तक आप अगर देखो तो ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, डिसॉल्व ही हो गया था। और वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट के बाद ही हमने देखा कि ऑटोमन एम्पायर टूट के बिखर गया और फिर एक नया देश सामने आया, टर्की, मॉडर्न डे टर्की। ना वो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड आप अगर देखो तो ये ऑटोमन एम्पायर के लिए बहुत खराब था। इनको पता था कि ये वॉर हार रहे हैं, इनका एम्पायर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रहा है। रशियन एम्पायर इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था, यूरोपियन एम्पायर इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। और इस बीच बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई यहाँ के लोगों में, और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बार निकाली जाती है सोसाइटी के सबसे एफ्लुएंट, सबसे अमीर लोगों पर। और ऑटोमन एम्पायर में भी यहाँ पर यही हुआ। इन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आकर, जो इनकी पिटाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर वन में, उस फ्रस्ट्रेशन में आके अपने देश में जो माइनॉरिटीज़ थी, जो क्रिश्चियंस थे, इनको मारना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कोई स्पेसिफिक रीज़न भी यहाँ पे रहा होगा। देखिए रीज़न यहाँ पे इन्होंने ये बना दिया, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए रशिया इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, यूरोप काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, और जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी है ऑटोमन एम्पायर में, इनकी जो लॉयल्टी है ये ऑटोमन एम्पायर के साथ नहीं है, ये बाहरी ताकतों के साथ ज़्यादा है। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स ऑटोमन एम्पायर के जो मुस्लिम्स हैं इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमारी मिनॉरिटी सिंस हमारे साथ खड़ी नहीं है, ये दिल से ऑटोमन एम्पायर की तरफ से लड़ नहीं रहे, तो इसलिए अब इनको पनिश करना होगा। और इसी बेसिस पर शुरू हो गया आर्मेनियन जेनोसाइड। सिस्टमैटिक तरीके से ऑटोमन एम्पायर की सरकार ने अपने ही नागरिकों को मारा। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, इस पर कई किताबें हैं, कई किस्से हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ग्राफिक होता है, और आई थिंक आप में से कई लोग इसको सुन भी नहीं पाएंगे। मगर जब हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि 1.2 मिलियन पीपल वर किल्ड, ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी बार उस ग्रेविटी को एनकैप्सुलेट कर नहीं पाता कि ऑटोमन क्रिश्चियंस के साथ क्या बीती थी, किस तरीके से जो उनकी विमेन थी उनको डिसऑनर किया गया, किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को मारा गया, किस तरीके से आज भी आप अगर देखो तो टर्की के आसपास आपको ऐसी लोकेशंस मिलेगी जहाँ पर मास ग्रेव्स हैं। वहाँ पे हिस्टोरियंस खुदाई करते हैं तो उनको पता लगता है कि एक छोटे से एरिया में आर्मेनियन क्रिश्चियंस को बस गोलियां मार के उनकी डेड बॉडी बस फेंक दी गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और 12 लाख लोगों को इस तरीके से मार दिया गया। इट वॉज एक्सट्रीम क्रुएल्टी। और इसलिए मैं आपको यही बता दूं कि 24 अप्रैल को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं एज आर्मेनियन जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे। सो ज़्यादातर आप अगर हिस्टोरियंस को देखो, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखो, तो वो लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने ये पाप किया था, अपने ही देश में जो माइनॉरिटी थी इनको मारा था। मगर ऑब्वियस ही बात है जो मॉडर्न डे टर्की के लोग हैं, इनके पूर्वजों पर ये जब आरोप लगेंगे तो ये डिफेंसिव हो जाएंगे, ये कहेंगे नहीं ऐसा नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ होगा, कुछ 20-30 हज़ार लोग मर गए होंगे, वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, बहुत लोग मरे थे, हमारे भी लोग मारे गए थे, उस बीच हो सकता है कुछ वायलेंस हुआ हो, मगर कोई सिस्टमैटिक किलिंग नहीं हुई, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। तो टर्किश लोगों का यहाँ पर ये वर्जन है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आर्मेनियंस कहते हैं कि नहीं, बहुत लोगों को मारा गया था, और ना सिर्फ मारा गया, बहुत क्रूअल तरीके से मारा गया था, हम लोगों को टॉर्चर कर करके मारा गया। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, ये एक इशू था आर्मेनियंस और टर्किश लोगों के बीच में। और जो बाइडन ने यहाँ पर फाइनली ली है आर्मेनियन लोगों की साइड, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था। अब ऑब्वियस ही बात है, ये सुन के टर्किश लोगों को गिल्ट फील होती है। गिल्टी कोई फील करना नहीं चाहता। कोई भी देश आप अगर देखो तो अपनी गलतियां मानने में बहुत टाइम लगाता है। इवन आप अगर यूएसए में देखो, अब यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तब एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ये कोशिश करी कि यूएसए में जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से इनका सिलेबस बनता है, इसको चेंज किया जाए और एक पेट्रियोटिक एजुकेशन कमीशन यहाँ पे बना दी। मतलब कि यूएस की हिस्ट्री में जो काले चैप्टर हैं कि यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनको स्लेव बना के रखते थे, इन पे अत्याचार होते थे, ह्यूमन बींग्स को लोग खरीदते थे, बेचते थे, ये डार्क कड़वे जो चैप्टर हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, ये थोड़ा बहुत कम करेंगे और फोकस करेंगे पेट्रियोटिज्म पे। देखिए अमेरिका इज़ ग्रेट, हमने ये सब अचीव किया था, हमने ये सब किया था। जो बाकी इनके पुराने पाप हैं कि नेटिव इंडियंस को कैसे यहाँ पे मारा गया, कैसे जेनोसाइड हुआ, उसके बारे में कम बातचीत की जाएगी। ट्रंप की बहुत आलोचना हुई थी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर। बाइडन जैसे ही पावर में आए, इन्होंने पहले दिन में जो ये कमीशन है इसको ख़त्म कर दिया और इन्होंने यहाँ पर यह कहा
चाहे सुनने में खराब लगता हो, कष्ट होता हो कि हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ये सब किया था, मगर हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये हुआ था, ताकि नेवर अगेन भविष्य में कभी भी ऐसा ना हो पाए। क्योंकि देखो, जो सिविलाइजेशन हिस्ट्री से नहीं सीखती वो अपनी गलतियां इन द फ्यूचर बिल्कुल दोहराएगी। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो बाइडेन का यहाँ पर जो स्टांस है ये मॉरली करेक्ट है और बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर ठीक किया है। मैं उम्मीद यहाँ पर यही कर सकता हूँ कि बाकी भी जो और कई जेनोसाइड हैं दुनिया में जिनको यूएस अभी के लिए नहीं मानता, इनको भी यूएस एक दिन रिकॉग्नाइज करेगा। इनमें से नंबर 1 नाम यहाँ पे सामने आता है द बांग्लादेश जेनोसाइड। लाखों बांग्लादेशियों को इन्हीं की सरकार ने जिस तरीके से मारा, जिस तरीके से टॉर्चर हुए यहाँ पर, इट इज़ एब्सोल्युटली अनस्पीकेबल और ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता है बांग्लादेश जेनोसाइड को लेकर। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान कहीं से छोटा नहीं हो जाएगा अगर ये एक बार सॉरी बोल देते हैं अपनी गलतियों के लिए। जिस तरीके से हम काफ़ी बार कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है, यूके, वो भी छोटा नहीं हो जाएगा अगर वो सॉरी बोल देते हैं इंडिया पे करे अत्याचार के लिए। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईआईटी, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में पूरा सिलेबस प्लस कोर्स की तरह कवर तो होता है, मगर साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरा कोर्स विद प्रॉपर डेडिकेशन आप पूरे साल या फिर जो भी आपका टेन्योर है इसमें आप फॉलो करें। और ये जो 12 मंथ कोर्स है ये आपको पड़ेगा 5417 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत करना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स, चाहे एसएससी का, बैंक, यूपीएससी, एनी कोर्स। यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।